नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। बीते कुछ सालों से भारत में स्वतंत्रता दिवस के पहले विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, वो भी सरकारी स्तर पर। आखिर मोदी सरकार ने यह फैसला क्यों किया? क्या इसलिए कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस के शामिल न होने की शर्म को ढका जा सके और जिस कांग्रेस पार्टी को आज़ादी की लड़ाई लड़ने और उसे हासिल करने का श्रेय है उसे कटघरे में खड़ा किया जा सके? लेकिन क्या ऐसा करके बीजेपी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायकों को कटघरे में नहीं खड़ा करती, जिनमें सरदार पटेल भी हैं? क्या मोदी सरकार जानती है कि सरदार पटेल ने कहा था कि अगर भारत एक विभाजन को स्वीकार न करता तो देश कई टुकड़ों में बढ़ जाता, और वे कभी नहीं मानेंगे कि विभाजन स्वीकार करना कोई गलती थी? और फिर आरएसएस ने विभाजन रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया और सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों चलाईं जिन्होंने विभाजन और पाकिस्तान के लिए आंदोलन चलाया था? मिलेंगे इन सारे सवालों के जवाब हमारे आज के इस खास शो में। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, लाल किले पर तिरंगा, आज़ादी की लड़ाई का एक बड़ा सपना। सुभाष चंद्र बोस ने तो नारा भी दिया था, चलो दिल्ली चलो, और लाल किले पर तिरंगा फहराना ही उनका स्वप्न था। हर साल यहां पर लाल किले पर तिरंगा फहराकर इस उत्सव की एक तरह से शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी भी तिरंगा फहराते हैं। 7 साल लगातार तिरंगा फहराने के बाद उन्हें याद आई कि इसके पहले विभाजन भी हुआ था। यानी सत्ता में रहने के 7 साल बाद उनकी सरकार को याद आया कि विभाजन की विभीषिका को भी याद किया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के एक दिन पहले विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाना चाहिए। 14 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने इस दिन को औपचारिक रूप से मनाने की घोषणा की। इससे पहले बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे, पर विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की याद नहीं आई। 1977 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री और तत्कालीन जनसंघ के दूसरे कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री थे, जो खुद विभाजन के बाद पाकिस्तान में अपना घर छोड़कर भारत आए थे। उन्होंने भी कभी विभाजन की विभीषिका को याद किया जाए इस तरह से इसकी मांग कभी नहीं की, और यह स्वाभाविक ही था। कौन चाहता है कि राष्ट्र की स्वतंत्रता से जुड़े उल्लास की पूर्व संध्या विभाजन की विभीषिका को याद करते गुजरे? लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। जो किसी ने नहीं किया, पीएम मोदी ने वो करके दिखा दिया। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर से बचने की प्रेरणा देता है। लेकिन इस प्रेरणा का किया क्या जाता है? भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना की राजनीति के लिए तो सबसे ज्यादा उन्हीं का दल यानी बीजेपी को चिन्हित किया जाता है, भारत में ही नहीं दुनिया भर में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विभीषिका दिवस का निशाना कांग्रेस है, जिसे आजादी दिलाने का श्रेय है? ये कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले मोदी जी को कैसे बर्दाश्त हो? तो वे चाहते हैं कि कांग्रेस को विभाजन का दोषी करार दिया जाए। ये सही है कि विभाजन में 5 लाख लोगों से ज्यादा की मौत हुई, करोड़ों लोग विस्थापित हुए। यह विश्व इतिहास की एक बड़ी त्रासदी है। लेकिन क्या इस विभाजन को रोका जा सकता था? इस मुद्दे पर सरदार पटेल की राय जान लेते हैं, जिनकी सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाने का श्रेय आदरणीय मोदी जी को है। और वे लगातार कहते रहते हैं कि देश का पहला प्रधानमंत्री नेहरू को नहीं, पटेल को होना चाहिए। तो पटेल ने क्या कहा था? ये एक नवभारत टाइम्स जो एक बड़ा अखबार है, उसका फिलहाल एक आर्काइव पेज है जो उसके हमें वेबसाइट पे मिला। इसमें हेडलाइन है, बंटवारा कबूल न करते तो भारत के कई टुकड़े होते। सरदार पटेल ने खुद ये बात कही थी। अब सवाल यह है कि ये एक आश्चर्यजनक बात लगती है कि सरदार पटेल ये कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा था? एक उनका भाषण है, उसमें इसका जिक्र है। उन्होंने कहा, हमने हिंदुस्तान के टुकड़े किए जाना कबूल कर लिया। कई लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और यह गलती थी। मैं अभी तक नहीं मानता कि हमने कोई गलती की।
सरदार पटेल कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे कि हमने कोई गलती की। साथ ही ये मानता हूं कि अगर हमने हिंदुस्तान के टुकड़े मंजूर नहीं किए होते तो आज जो हालात हैं उससे भी बहुत बुरी हालत होने वाली थी। तब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि अनेक टुकड़े हो जाने वाले थे। ये लौह पुरुष सरदार पटेल कह रहे हैं। तब हिंदुस्तान के 2 टुकड़े नहीं बल्कि अनेक टुकड़े हो जाने वाले थे। मैं आपको इस बात की गहराई में नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन ये बात मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं। मेरे सामने वो सारी तस्वीर है कि हम किस तरह 1 साल सरकार चला पाए थे, और अगर हमने ये चीज़ कबूल न की होती तो क्या होता। यानी सरदार पटेल जो उस विभाजन के पूरे दौर में संभाल रहे थे, गृह मंत्री थे, और वो बता रहे हैं कि हमारे सामने और कोई रास्ता नहीं था और हम नहीं मानते कि वो गलती थी। पर मोदी जी लगातार, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कहती है कि विभाजन किया गया और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। ये जो अभी हमने सुनाया ये सरदार पटेल के भाषण का अंश है, जिसमें उन्होंने भारत विभाजन को गलती नहीं बल्कि अनिवार्य बताया था। जाहिर है भारत विभाजन से कोई खुश नहीं था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए पहले पटेल और नेहरू, फिर स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधार महात्मा गांधी भी इसके पक्ष में हो गए थे। पराधीन भारत के 80% भूभाग पर स्वतंत्र भारत की इमारत बनाना और 20% जिन्ना की जिद के लिए छोड़ देना कहीं बेहतर समझा गया। ये नक्शा देखिए, ये नक्शा जिसमें जो पीला हिस्सा है, ये पीला हिस्सा ब्रिटिश इंडिया है, यानी जहां अंग्रेजों का सीधे शासन चलता था। और ये जो गुलाबी है, ये गुलाबी हिस्सा, ये वो रियासतें हैं जो एक तरह से स्वायत्त थी, हालांकि अंग्रेजों के अधीन थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर उन्हें शासन चलाने का वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनको पूरा अधिकार था। तो आप अगर गौर से देखें तो ये लगभग आधा हिंदुस्तान था। और यहाँ पर आप जानते हैं करीब 550 रियासतें थी जिनको एकजुट बाद में करना एक बड़ी एक जिम्मेदारी थी। अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत को आज़ादी दी थी, ये मत भूलिए, केवल ब्रिटिश भारत को आज़ादी दी थी, और जो स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस कर रही थी वो इसी ब्रिटिश भारत में कर रही थी। ये जो गुलाबी इलाका है, इस इलाके में तो कांग्रेस पार्टी अपना दफ्तर भी नहीं खोल सकती थी। वहाँ प्रजा मंडल हुआ करते थे, वो कांग्रेस के ही लोग थे, लेकिन प्रजा मंडलों के जरिए वो आंदोलन करते थे, और वहाँ तमाम नेता कांग्रेस के बिना इजाज़त प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। लेकिन आज़ादी की लड़ाई का पूरा असर इन सारे इलाकों पर था। तो अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश भारत को आज़ादी दी थी और रियासतों से कहा था कि वे अपना रास्ता चुन लें, भारत, पाकिस्तान या फिर स्वतंत्र अस्तित्व। लेकिन यह कांग्रेस का आंदोलन था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। महात्मा गांधी का नाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक गूंजा। भारत एक सूत्र में बंध गया। एक नवीन राष्ट्र की रचना हो रही थी जो अतीत के किसी दौर में उपस्थित नहीं था। इसलिए कुछ मतभेद के बावजूद सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, यानी एक नए राष्ट्र की संकल्पना साकार हो रही थी और वो महात्मा गांधी उसकी प्रेरणा थे। विभाजन को स्वीकार करना अंग्रेजों की उस योजना से बेहतर था जिसके मूल में भारत का बाल्कनाइजेशन था, यानी तमाम छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे इस उपमहाद्वीप को बांट देने की जो साजिश थी अंग्रेजों की, उससे बेहतर था कि एक विभाजन स्वीकार कर लिया गया। कुछ हिस्सा जो इधर का है ये चला गया और कुछ हिस्सा एक छोटा सा इधर चला गया, लेकिन बाकी जो एक बड़ा भूभाग है बीच में, वो एक संगठित भारत के रूप में सामने आया। ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लेना होता है। इतिहास किसी की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। इस फैसले में नफ़ा ही नफ़ा हो ये ज़रूरी नहीं, कुछ नुकसान भी होते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को आज़ादी के मुहाने तक पहुंचाने वालों ने विभाजन की कीमत देकर स्वतंत्रता के भवन में प्रवेश करने का फैसला किया था। लाल किले पर नेहरू जी ने झंडा फहराया, वैसे 15 अगस्त को नहीं फहराया, विषयांतर है पर बता देता हूं, वो 16 अगस्त थी, क्योंकि 15 अगस्त को तो जो पूरा राष्ट्रपति भवन के सामने जो इंडिया गेट वो मैदान है वहां पर उत्सव हुआ था, और 16 अगस्त 1947 को पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया गया था।
वैसे ये गौर करने वाली बात है कि आज़ादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, दसियों साल जेल में बिताए, अपनों की जान कुर्बान की, संपत्ति जिनकी जब्त की गई, उन्होंने भारी मन से विभाजन को स्वीकार करके एक नया देश बनाने में खुद को झोंक दिया। लेकिन जो अंग्रेजों के साथ थे, जिन्ना के साथ सरकार चला रहे थे, वे विभीषिका दिवस मना रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के वैचारिक स्रोत आरएसएस और प्रेरणा सावरकर दोनों ही आज़ादी की लड़ाई से अलग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने आज़ादी की ऐसी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जिसमें विभाजन ना होता, या विभाजन को रोकने के लिए आपने किया क्या। आइए पहले बात आरएसएस की कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये उसके संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार। रोज सुबह शाखा तब भी लगती थी, आज भी लगती है, लेकिन खुद को राष्ट्रवाद का पर्याय बताने वाले आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी ही नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजों के खिलाफ जिस लड़ाई से हुआ, उससे इस संगठन ने मुंह मोड़े रखा। हालांकि इसका गठन 1925 में हुआ था, पर अंग्रेजी राज के खिलाफ 1947 तक एक भी प्रस्ताव इस संगठन ने पारित नहीं किया। आज यह संगठन वंदे मातरम ना गाने को देशभक्ति से जोड़ता है और कहता है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते वो देशद्रोही हैं। लेकिन आज़ादी के पहले जब जंग जारी थी, जब कुर्बानी देने का वक्त था, तो एक बार भी इस संगठन ने सड़क पर उतरकर वंदे मातरम नहीं गाया। गांधी जी सूत काट कर खादी पहनने को इसलिए भी कहते थे कि अंग्रेजी मिलों का कपड़ा भारत में ना बिके। तब यह संगठन हाफ पैंट, शर्ट और टोपी पहनाकर नौजवानों से कदम ताल करने और अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाने के लिए प्रेरणा देता था। आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे आरएसएस की इन्हीं शाखाओं से प्रशिक्षित हुआ। उसे पिस्तौल चलानी आती थी, लेकिन किसी अंग्रेज को उसने एक कंकड़ भी फेंक कर नहीं मारा। हाँ, आज़ादी के बाद महात्मा गांधी के खुले सीने पर 3 गोलियां जरूर दागी थी। यह है उनके राष्ट्रवाद की असलियत। और गोडसे जिस सावरकर का शिष्य था, उनका भी हाल जान लीजिए। ये आज से 85 साल पहले का अखबार है, हिंदुस्तान का, उसकी कटिंग है। इसमें है कि सावरकर ने बधाई दी। क्या बधाई दी? बंबई 3 मई, हिंदू महासभा के प्रधान श्री विनायक दामोदर सावरकर ने आज़ाद मुस्लिम सम्मेलन के पाकिस्तानी योजना संबंधी निर्णय पर सम्मेलन को बधाइयां दी। यानी जो पाकिस्तान का विचार था उसको पारित जब मुस्लिम लीग ने किया 1940 में, तो सावरकर साहब बधाई दे रहे थे। विनायक दामोदर सावरकर शुरुआती जीवन में ज़रूर क्रांतिकारी थे, लेकिन जब हत्या की एक साजिश में शामिल होने के आरोप में पकड़े गए और काला पानी की सज़ा हुई, तो ऐसे ऐसे माफ़ीनामे लिखे, दया याचिकाएं लिखी कि कोई भी देशभक्त शर्मा जाए। भगत सिंह ने कहा था कि हम राजनीतिक कैदी हैं, हमें फांसी नहीं दी जाए, हमें गोली मारी जाए। लेकिन महोदय विनायक दामोदर सावरकर ने माफ़ीनामों की झड़ी लगा दी। उन्होंने यहाँ तक लिखा कि मैं बहक गया था और अब ऐसा नहीं करूँगा, बहुत से नौजवानों को आपकी सेवा में, महारानी की सेवा में अर्पित करूँगा। उन्होंने वादा किया कि अगर उन्हें माफ़ कर दिया जाए तो वो सब कुछ करेंगे जो अंग्रेज़ों के हित में होगा। आखिरकार उन्हें रिहाई दे दी गई और उन्होंने अपना वादा निभाया। जिस स्वतंत्रता संग्राम की धुरी सांप्रदायिक एकता थी, उसे तोड़ने में जुट गए, जैसा कि अंग्रेज चाहते थे। विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद की जिस थ्योरी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसके जनक भी सावरकर थे। सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा के अहमदाबाद अधिवेशन में हिंदू और मुसलमानों को 2 राष्ट्र होने का ऐलान किया था। यानी मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 2 नेशन थ्योरी देने के 3 साल पहले 1943 में सावरकर ने नागपुर में एक बार फिर दोहराया कि उनका जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत से कोई विरोध नहीं है। यह संयोग नहीं कि जब कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी 1942 में, तो सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा और जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग बंगाल और सिंध में मिलकर सरकारें चला रहे थे। यही नहीं, अंग्रेजी सेना में भर्ती के लिए कैंप भी लगवाए जा रहे थे। हिंदू महासभा नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की सरकार में मंत्री थे और भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की कार्य योजना अंग्रेज गवर्नर के सामने पेश कर रहे थे। और वही मुखर्जी और सावरकर बीजेपी के प्रेरणा पुरुष हैं। सावरकर को तो भारत रत्न देने की बात भी होती है।
और मुखर्जी बीजेपी के पूर्व अवतार जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। यानी आज जो विभाजन की विभीषिका की याद दिलाने के लिए बाकायदा हर साल एक दिवस बनाते हैं, वे विभाजन के असल गुनहगार हैं। ये बात तमाम इतिहासकारों ने भी कही है, और माफ़ करिएगा, ये इतिहासकार वामपंथी नहीं, दक्षिणपंथी भी हैं। आरसी मजूमदार, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, रमेश चंद्र मजूमदार, ये एक बड़े इतिहासकार रहे हैं जो दक्षिणपंथी खेमे में बड़े प्रशंसित हैं। बीजेपी भी इनकी बड़ी प्रशंसा करती रही है। उन्होंने क्या लिखा है, उनकी किताब है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, पेज 611। वो लिखते हैं, सांप्रदायिक आधार पर बंटवारे के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार एक बड़ा कारक हिंदू महासभा थी, जिसका नेतृत्व क्रांतिकारी नेता वी.डी. सावरकर कर रहे थे, क्योंकि विचार ही वही था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। जबकि कांग्रेस एकदम उल्टा प्रचार कर रही थी, उल्टा प्रयास कर रही थी। आरएसएस और सावरकरवादी इस मामले में जिन्ना के साथ खड़े नजर आते हैं। वे गांधी को जिन्ना से बेहतर मानते थे, और ये बात सरदार पटेल के पत्रों में ही है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने मिठाई बांटी थी, और जिन्ना के प्रति ऐसा आदर किसी ने नहीं जताया जैसा कि बीजेपी नेताओं ने। ध्यान ना रहा हो तो इस तस्वीर को देख लीजिए। ये आज से 20 साल पुरानी बीबीसी की खबर है, आर्काइव में है। आडवाणी ने जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया। 4 जून की खबर है, 4 जून 2005। बीजेपी की सरकार 2004 में चली गई थी। लालकृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। वे पाकिस्तान गए थे हफ्ते भर के लिए, एक उनका टूर था। कराची, उनकी पैदाइश हुई थी कराची में, तो अंतिम दिन 4 जून को कराची पहुंचे थे और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के मकबरे का दौरा किया, उनकी मज़ार पर चादर चढ़ाई। यही नहीं, वो जो वहाँ के पहले प्रधानमंत्री थे उनके भी मज़ार पर गए थे, लियाकत अली के। तो ये जो यात्रा थी, यहाँ पर विजिटर बुक में कुछ लिखना होता है, तो उन्होंने जो लिखा उसको अगर आप सुन लें, उस समय तो बड़ा तूफान खड़ा हुआ था, आज भी लेकिन उसको सुना जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कई लोग इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में इतिहास बनाते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे ही एक दुर्लभ व्यक्ति थे। आगे लिखते हैं, अपने शुरुआती वर्षों में भारत की स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख हस्ती सरोजनी नायडू ने श्री जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में उनका भाषण एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की जोरदार वकालत की, जिसमें हर नागरिक को अपने धर्म की स्वतंत्रता होगी, लेकिन राज्य किसी भी नागरिक के बीच धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस महान व्यक्ति को मेरा सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि। जिस जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का नारा देकर हजारों बेगुनाहों का कत्ल करवाया था, जिन्होंने जीवन भर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति की थी, वे जिन्ना आडवाणी की नज़र में अचानक धर्मनिरपेक्ष थे, क्योंकि उन्होंने एक भाषण में धर्म की स्वतंत्रता की वकालत की। शायद ये आडवाणी का अपराध बोध था। रथ यात्रा के जरिए देश भर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले आडवाणी भी खुद को सेकुलर और बाकी को स्यूडो सेकुलर कहते थे। उनकी नज़र में जिन्ना सेकुलर थे तो आश्चर्य कैसा। यानी विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का एकमात्र मकसद अगर देखा जाए तो कुछ और है, और ये मकसद एक खास व्यक्ति को निशाना बनाना भी है। और वो व्यक्ति क्या है, कौन है? ये तस्वीर राहुल गांधी। राहुल गांधी आजकल जिस तेवर में है वो बीजेपी को ही नहीं, आरएसएस को भी परेशान कर रहा है। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वे उसके विचार केंद्र आरएसएस पर भी लगातार हमला करते हैं। सावरकर की माफ़ीनामे की बात उठाने पर तो उन पर मानहानि का मुकदमा भी चल रहा है, पर वे चुप नहीं हो रहे। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रहे थे और राहुल गांधी ने कांग्रेस को फिर से विपक्ष की उम्मीद बना दिया है। ऐसे में नेहरू पर हमला करने और उन्हें विभाजन का जिम्मेदार बताने की मुहिम चलती है ताकि उनके वंशज राहुल गांधी असहज हों। लेकिन बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कांग्रेस ने आंदोलन के जरिए भारत को एकजुट किया था। सरदार पटेल यूं ही नहीं कह रहे हैं कि भारत का विभाजन जरूरी हो गया था। आप अपने किसी ऐसे पुरखे की आलोचना नहीं कर सकते कि उसने पूरा घर बचाने के लिए एक हिस्से को टूट जाने दिया।
ये नक्शा देखिए, फिर से कल्पना करिए कि भारत पाकिस्तान विभाजन ना होता तो क्या होता। 562 स्वतंत्र रियासतों को देखते हुए 80-90 टुकड़े तो होते ही। इतिहास बताता है कि बीजेपी के वैचारिक पुरखों को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब त्रावणकोर रियासत ने भारत में विलय की जगह स्वतंत्र होने की घोषणा की तो सावरकर महाशय ने बधाई संदेश भेजा। उन्होंने शासकों के इस रुख का समर्थन किया कि राज्य की संप्रभुता उसके लोगों में नहीं बल्कि भगवान पद्मनाभ से प्रभावित होती है। सावरकर की जीवनी लिखी है इतिहासकार विक्रम संपत ने, जो बड़ी प्रतिष्ठित जीवनी मानी जाती है। विक्रम संपत ने क्या लिखा है जरा ये सुनिए। उन्होंने लिखा है कि सावरकर का त्रावणकोर के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर का समर्थन, जो हिंदू रियासत की स्वायत्तता और स्वतंत्रता की घोषणा करने की योजना बना रहे थे, नए भारतीय यूनियन की एकीकरण प्रक्रिया के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और हानिकारक था। यानी आरएसएस और सावरकर की चलती तो रियासतें स्वतंत्र ही रहती। आज ये एक विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन उस समय अपनाई गई अपनी भूमिका पर नजर नहीं डालते। निश्चित ही विभाजन के साथ बड़ी तकलीफें जुड़ी हैं, लेकिन आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के जन्म की शायद यही कीमत थी जिसे हमारे पुरखों ने दी। स्मृति के साथ साथ विस्मृति भी जरूरी है ताकि आप सहज होकर आगे बढ़ सकें, वरना जीवन दुस्सपनों के हवाले हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों ने विभाजन विभीषिका दिवस नहीं स्वतंत्रता दिवस मनाने पर जोर दिया तो ये मतलब नहीं कि वे उस विभीषिका के दर्द से अपरिचित थे। वे इतिहास से सबक लेते हुए ऐसी नीति पर चलना चाहते थे कि दोबारा ऐसी विभीषिका न झेलनी पड़े। इसलिए उन्होंने भाईचारे, स्वतंत्रता और समता को संविधान का मूल बनाया। लेकिन आज़ाद भारत में जिस तरह की विभाजनकारी नीति पर बीजेपी और आरएसएस चलते रहे, वो बताता है कि विभीषिका उनके लिए अतीत का नहीं वर्तमान का एक जीवित संदर्भ है। मोदी राज में लिंचिंग और सांप्रदायिक विद्वेष के नित नए प्रतिमान गढ़ने वाली बीजेपी को बताना पड़ेगा कि वो विभाजन विभीषिका दिवस से कोई सबक क्यों नहीं लेती। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सच बताने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।